एनी क्वेश्चन बाय एनीवन फ्रॉम द लास्ट लेक्चर कि रिटेल हमारी क्या होती है और किस तरह से हम उसको लेके चल रहे होते हैं। क्लियर है? अब हम चलते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और लास्ट एरिया जो जिसके बाद आप अपने न्यूमेरिकल्स जो हैं वो कर सकते हैं, डैट इज़ एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट टैक्स। के आपने इनपुट टैक्स एडजस्ट कैसे करना है। अब सारे हम इनपुट टैक्स और इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट और एडजस्टमेंट के रूल और अपॉर्शनमेंट जो है देखेंगे, मतलब आज का और कल का जो दो नेक्स्ट लेक्चर होंगे उसके बाद आप अपने न्यूमेरिकल्स करने के काबिल हो जाएंगे। आप कॉलेज में फ़ी पे करते हैं और आप बाद में रिफ़ंड मांगते हैं। क्या आप कहेंगे जी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, रिफ़ंड कर दें? वो रिफ़ंड कर देंगे? रिफ़ंड कर देंगे? वो क्या करेंगे? क्या प्रोसीजर होगा? आपसे वो कोई डॉक्यूमेंट लेंगे, आपसे सबूत लेंगे कि आपने फ़ी पे की भी थी कि नहीं पे की थी, कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंटेशन होगी। ठीक है, आपका नाम असलम है और आप जाकर रिफ़ंड मांग रहे हैं, आपके पास रसीद पड़ी है, उस पर अकरम लिखा हुआ है, रिफ़ंड करेंगे? नहीं करेंगे। तो अगर एक कॉलेज वाला छोटा सा इदारा जो है, अगर उसने कोई आपकी फ़ी में एडजस्टमेंट करनी हो, सब्जेक्ट ट्रांसफ़र करना हो, रिफ़ंड करना हो, तो वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर जाते हैं, वेरिफिकेशन के तौर पर जाते हैं। तो आपके ख्याल से जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि आपने इनपुट टैक्स जो है वो देखना है, जो आपको रिसीव होगा उस इनपुट टैक्स में से आउटपुट टैक्स रिसीव होगा, इसमें से इनपुट टैक्स लेस करवाना है। तो क्या वो आपको ऐसे ही मुंह उठा के इनपुट टैक्स लेस करवाने देंगे? नहीं, प्रॉपर रूल्स हैं, प्रॉपर रेगुलेशंस हैं जो क्या करनी पड़ेंगी, आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। अब हम वन बाय वन आते हैं, हम इनको डिस्कस आउट करते हैं क्या है और क्या नहीं है। सबसे पहले याद रखिएगा कि ये इनपुट टैक्स की सारी एडजस्टमेंट सिर्फ कौन कर सकता है? जो आपका रजिस्टर्ड पर्सन है, सिर्फ वही कर सकता है। कौन कर सकता है? जो आपका रजिस्टर्ड पर्सन है, सिर्फ वही कर सकता है। उसके अलावा कोई दूसरा बंदा ये एडजस्टमेंट नहीं कर सकता। जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है वो एडजस्टमेंट नहीं कर सकता। KFC फ्राइज़ बना रहा है, अगर वो अपने रॉ मटेरियल लेके आते ही उन्होंने इनपुट टैक्स पे किया होगा, दे माइट एडजस्टेड, बिकॉज वो कौन है? रजिस्टर्ड पर्सन है। ये जो बाहर बैठ के फ्राइज़ बना रहा है, इसने भी चीज़ों के ऊपर इनपुट टैक्स पे किया होगा, बट ये कभी भी एडजस्ट नहीं कर सकता। क्यों? ये बंदा रजिस्टर्ड नहीं है। तो ये कौन करेगा? ये हमेशा रजिस्टर्ड पर्सन कर रहा होगा। अब सबसे पहले आपने जब इनपुट टैक्स एडजस्ट करना है तो हमने देखना है कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए। ये 5 पेपर में सवाल आ चुका हुआ है 5 नंबर का कि बताएं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है अगर आपने इनपुट टैक्स जो है वो एडजस्ट करना हो। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपकी लोकल सप्लाईज हैं तो लोकल सप्लाईज के केस में आपके पास क्या होनी चाहिए? आपके पास टैक्स इनवॉइस होनी चाहिए, रसीद होनी चाहिए जिसके ऊपर आपका नाम और आपका NTN नंबर मेंशन होना चाहिए। आपका नाम होना चाहिए, आपका NTN नंबर मेंशन होना चाहिए। अगर आपका पास कोई इनवॉइस है, आपका नाम मेंशन नहीं है, आपका NTN नंबर मेंशन नहीं है, आप कभी भी इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। आपका नाम असलम है लेकिन इनवॉइस आपके नाम नहीं है, आप इनपुट टैक्स भी क्लेम नहीं कर सकते। तो क्या है शर्त? आपके नाम के ऊपर इनवॉइस भी होनी चाहिए और आपका NTN नंबर भी मेंशन होना चाहिए। अगर नहीं है इसमें से कोई भी काम, आप इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकेंगे। उसके अलावा लोकल की ही बात करें, जो आप बिजली का बिल वगैरह पे करते हैं, बिल भी जो कारोबार कर रहे हैं उनके लिए इनवॉइस है। आप बिजली के घर का बिल पे करते हैं, उसके ऊपर सेल्स टैक्स लिखा होता है। पेमेंट का मतलब है आपने सेल टैक्स पे कर दिया है। तो बिल भी क्या है? आपके लिए इनवॉइस है। इसके ऊपर भी आपका नाम, आपका NTN नंबर, आपका एड्रेस जो है वो क्या होना चाहिए? मेंशन होना चाहिए। तो भाई अगर आपका नाम, NTN, एड्रेस मेंशन होगा आप क्लेम कर सकते हो, अदरवाइज आप इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। उसके बाद है हमारे पास सेकंड, दैट इज इंपोर्ट। इंपोर्ट के केस में आपके पास क्या होना चाहिए? इंपोर्ट के केस में आपके पास गुड्स डिक्लेरेशन होना चाहिए। GD जो आपका सबूत है कि आपने गुड्स इंपोर्ट की हैं, आपके नाम पे गुड्स डिक्लेरेशन इस सॉर्ट ऑफ इनवॉइस के सबूत है कि भाई गुड्स आपने ये इंपोर्ट की हैं। और थर्ड चीज़ें हैं कि अगर आपने कोई भी चीज़ें ऑक्शन में ख़रीदी हैं,
नीलामी में ख़रीदी हैं, तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास ट्रेजरी चलान होना चाहिए सरकारी, जिसके ऊपर आपका NTN नंबर और आपका नाम जो है वो मेंशन होना चाहिए। अगर इन तीनों में से कोई भी इवेंट है और आपका नाम, आपका NTN नंबर अगर मेंशन नहीं है, तो सर आप इनपुट टैक्स कभी भी क्लेम नहीं कर सकते। ये चीज़ याद रखनी है आप लोगों ने। गॉट इट? इस एक दफ़ा पढ़ लें, फिर हम आगे चलते हैं। जैसे एग्जांपल्स आने वाली, अगर आप देखें तो एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं कि बिज़नेस है, FRK एंटरप्राइजेस रजिस्टर्ड है, सप्लायर है पैकेजेस लिमिटेड, जिसने क्या किए हैं, कार्टन्स वगैरह जो हैं सप्लाई किए हैं। इनवॉइस डेट क्या है, 1 मार्च है। अगर इनवॉइस के ऊपर FRK एंटरप्राइजेस का नाम लिखा हुआ है और उसका NTN नंबर मेंशन है, अगर दो चीज़ें मेंशन है तो FRK एंटरप्राइजेस जो है वो क्या कर सकते हैं, जो उन्होंने इनपुट टैक्स पे किया 18,000 रुपये का, वो क्लेम कर सकते हैं। तो कंडीशन क्या है, NTN और इनवॉइस के ऊपर नाम जो है वो क्या होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए। जैसे बात करते हैं बिल्स वगैरह की, फॉर एग्जांपल बिल्स हैं। अब बिल्स के लिए भी क्या है कि बिल्स के ऊपर भी आपका एड्रेस और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम ना भी हो, एड्रेस और रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। अगर नहीं होगा आप बिल के ऊपर भी इनवॉइस क्लेम नहीं कर सकते। आप इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट अगर आपके नाम पे बिल है, आपके नाम पे जो गुड्स डिक्लेरेशन है, तो वो क्या होगा, वो आप इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं। तो यू कैन से डैट कि इंपोर्ट के केस में गुड्स डिक्लेरेशन ही क्या होती है, आपके लिए इनवॉइस होती है। अगर आपने कोई नीलामी में चीज़ें ली हैं, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट अक्सर नीलामी करती है, ऑक्शन करती है, आप जाते हैं चीज़ें खरीदते हैं, आपको जो चलान इशू होता है, अगर वो चलान पे आपका नाम, आपका NTN नंबर लिखा हुआ है, तो जितना आपने टैक्स पे किया होगा आप उसे क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। एक एग्जांपल्स देख लें, फिर हम ज़रा आगे चलते हैं, आगे डिस्कस आउट करते हैं। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, दैट इज़ इनपुट टैक्स जो हम क्लेम करते हैं वो हमेशा हमारा होता है एक्रूवल बेसिस पे। किस पे क्लेम करते हैं हम, एक्रूवल बेसिस के ऊपर क्लेम कर रहे होते हैं। आप लोग 2 मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ के आ चुके होते हैं, कैश बेस होता है, दूसरा क्या होता है, एक्रूवल बेसिस। कैश बेसिस का मतलब है जिस महीने जो पे किया है उस महीने ही क्लेम करो। एक्रूवल का मतलब है कि जिस मंथ से रिलेट करता है उसी महीने में क्या कर लो, एडजस्ट करवा लो, उसी महीने में क्या कर लो, क्लेम कर लो। तो इनपुट टैक्स जो है वो किस पे होता है क्लेम, एक्रूवल बेसिस के ऊपर क्लेम हो रहा होता है। हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। जस्ट टेक एन एग्जांपल, ये आपने 1 मार्च 2025 को आपने 1 लाख रुपए की गुड्स जो हैं वो बाय की, और आपको पता है इन 1 लाख रुपए की गुड्स के ऊपर जो टैक्स होगा वो कितना होगा, 18,000 होगा। कितना होगा, 18,000 होगा। अगर आप पेमेंट करके लेके आए हैं तो ठीक है भाई, इसी महीने टैक्स पे किया है, समझ आती है। व्हाट इफ़ आपने ये गुड्स खरीदी हैं उधार के ऊपर, ऑन क्रेडिट। अब उधार का मतलब है कि भाई 1 मार्च को मेरे पास चीज़ें तो आ गई हैं, मैंने पेमेंट नहीं की, मैंने पेमेंट नहीं की, लेकिन जो सेलर है उसने अपनी सेल्स भी डिक्लेयर कर दी है, उसने मुझे इनवॉइस भी दे दी है। अगर वो सेल्स डिक्लेयर नहीं करेगा, इनवॉइस नहीं देगा,
वो अंदर हो जाएगा कि भाई तुमने सेल्स किया, रिपोर्ट क्यों नहीं की। इसका मतलब क्या हुआ कि हम उधार के ऊपर सामान तो ख़रीद सकते हैं। मैं उधार पे सामान लेके आया, मैंने कहा ठीक है, मेरे पास इनवॉइस भी है। अब क्या होगा कि जब मार्च के महीने में परचेज़ किया है ना, मैं जब मार्च के मंथ की रिटर्न जमा करवाऊँगा तो मार्च के महीने में जो भी इनपुट टैक्स मेरा आएगा, इस इनपुट टैक्स में ये शामिल होगा और मैं क्या कर लूँगा, क्लेम कर लूँगा। क्यों? बिकॉज मेरे पास टैक्स इनवॉइस भी है, उस टैक्स इनवॉइस में मेरा नाम भी लिखा होगा, मेरा NTN भी लिखा होगा, तो मैं क्या कर लूँगा, क्लेम कर लूँगा मार्च के महीने में। डन हो गया। क्या पेमेंट की है? पेमेंट नहीं की ना। तो ये कहता है कि किसके ऊपर हो सकता है, एक्रूवल बेसिस के ऊपर। जिस महीने में आपका इनपुट टैक्स था आप उसी महीने में क्या करोगे, क्लेम करोगे। पेमेंट रेलेवेंट नहीं है हमारे लिए, पेमेंट रेलेवेंट नहीं है। इसका मतलब जब मार्च के महीने में रिटर्न सबमिट हुई तो जो भी मार्च के महीने का आउटपुट टैक्स था, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं मार्च के महीने का था आउटपुट टैक्स 7 लाख रुपया, मार्च के महीने का जो इनपुट टैक्स था जो आपने क्लेम किया वो कितना था, 2,30,000 था। बाकी कितना पे किया होगा आपने, 7 लाख माइनस 2,30 कितना बनता है, 4,70,000 या आपने पे कर दिया होगा। और इस 2,30,000 में ये वाला 18,000 जो है ये शामिल है, बिकॉज आपने बेशक पेमेंट नहीं की थी, आपके पास इनवॉइस थी, आपका नाम था, आपने क्लेम कर लिया। डन हो गया। मार्च में बैठे क्लेम करके, यहाँ पे आता है FBR। वो कहता है भाईजान आपने पेमेंट तो कर दी, आपने पेमेंट तो की नहीं है, आपने इनपुट टैक्स क्या करवा लिया है, क्लेम करवा लिया है। वो कहता है हम आपको पेमेंट का टाइम देंगे। हम क्या देंगे आपको, हम आपको पेमेंट का टाइम देंगे, वो है पेमेंट मस्ट बी मेड विद इन 180 डेज ऑफ इनवॉइस। कि जिस दिन आपको इनवॉइस इशू हुई थी, जो आपकी इनवॉइस की तारीख थी, उस इनवॉइस की तारीख के बाद 180 दिन में आपने क्या करनी है, पेमेंट करनी है। हम आपको ये रिलैक्सेशन दे रहे हैं। मार्च में सामान लिया, मार्च के महीने की रिटर्न जमा करवाई, मार्च के महीने में 18,000 रुपया मैंने इनपुट टैक्स के तौर पे क्या कर लिया था, क्लेम कर लिया था। अब उसने मुझे क्या दिया, पेमेंट का टाइम दिया है, कितने दिनों का, 180 डेज़ का। और विद इन का वर्ड है, इसका मतलब हम करेंगे तो मार्च के मेरे पास दिन आ जाएंगे 30 होते हैं, 31 होते हैं मार्च के, आपके पास 31 मार्च में कौन सी यकम शामिल होगी, उसने वर्जिन का वर्ड इस्तेमाल किया है। आपके पास अप्रैल आ जाएगा 30, मई आ जाएगा 31, जून आ जाएगा 30, जुलाई आ जाएगा, कितने हो गए ये 153। इसका मतलब अगर आप अगस्त में आते हैं तो 27 अगस्त को पूरे हो रहे 180 डेज, 27 अगस्त को हो रहे हैं ना। इसका मतलब 27 अगस्त 2025 इस द डे, ये वो टाइम है, ये वो डेट है जहाँ पे आपके 180 डेज जो हैं वो क्या हो रहे हैं, कंप्लीट हो रहे हैं। कब तक, 27 अगस्त तक। वो कहते हैं भाईजान आप सामान लेके आए थे 1 मार्च को, आपने 1 लाख रुपए का सामान लिया, 18,000 का टैक्स था, आपने जब मार्च की रिटर्न जमा करवाई उसमें आपने क्या कर लिया, क्लेम कर लिया। हमें कोई मसला नहीं है, बिकॉज हम टैक्स किस पे क्लेम करते हैं, एक्रूवल बेसिस पे क्लेम करते हैं। लेकिन हमने अब आपको रूल दे दिया है क्या, कि आपने पेमेंट जो है वो कब करनी है, विद इन 180 डेज करनी है, कोई मसला नहीं है। देखें आपने पेमेंट कर दी मई के मंथ में, ठीक है, उसने टाइम दिया था आपको 180 डेज़ का, तो आपने 180 डेज़ भी पेमेंट कर दी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ऐसे ही है, आपने पेमेंट कर दी जुलाई में, कोई प्रॉब्लम हुई, क्योंकि आपके पास ड्यू डेट क्या है पेमेंट करने की, 27 अगस्त। आपने 26 अगस्त को पेमेंट कर दी, तब भी कोई वायलेशन हुई नहीं हुई, बिकॉज ड्यू डेट है। लेकिन अगर 27 अगस्त गुजर गई, फॉर एग्जांपल आपके पास 3 सितंबर 2025 आ गया और स्टिल ये जो लाख रुपया है ये आपने इसका पे नहीं किया था, तो अब क्या किया है, अब आपने डिफ़ॉल्ट कर दी है। अब क्या किया आपने, डिफ़ॉल्ट कर दी है। उसने आपको कहा था शराफत से कि भाई तुम उधार पे सामान लेके आ रहे हो, हमें कोई मसला नहीं है, ख़रीदो, जिस महीने की रिटर्न जमा कराओगे उसी महीने में क्लेम कर लो, कोई मसला नहीं है। लेकिन पेमेंट कब तक करनी है आपने, 180 डेज़ में करनी है।
अब 180 डेज का टाइम दिया और आपने पेमेंट नहीं की, अब वो क्या करेंगे, कहेंगे भाईजान आपको हमने यहाँ तक का टाइम दिया था, आपने पेमेंट नहीं की। तो याद करें माजी में आप यहाँ पे क्या कर चुके हुए थे, बेनिफिट ले चुके हुए थे, बेनिफिट ले चुके हुए थे ना। अब फॉर एग्जांपल आप सितंबर के महीने के रिटर्न जमा करवाते हैं, आपका सितंबर के महीने का आउटपुट टैक्स बनता है 10 लाख रुपया, सितंबर के महीने का इनपुट टैक्स बनता है आपका 7 लाख रुपया। तो हकीकत में क्या होना चाहिए था, आप 3 लाख रुपया क्या करते, इनको पे कर देते। लेकिन वो कहते हैं रुको ज़रा सब्र करो, क्या ड्रामे है, तुम्हारा इनपुट टैक्स 7 लाख बनता है, लेकिन देखा जाए तुम्हारी एक पेमेंट ऐसी है जो तुमने 1 मार्च को चीज़ें ली थी, उसका टैक्स तुमने पे नहीं किया था, हमने तुम्हें टाइम दिया, टाइम लैप्स भी होगा, तुमने स्टिल पेमेंट नहीं की। तो अब हम ये जो 18,000 जो तुमने यहाँ पे लेस करवाया था, हम इसे क्या कर देंगे, डिसअलाउ कर देंगे। क्या कर देंगे, डिसअलाउ। अब डिसअलाउ कैसे करेंगे वो देखिएगा। आपका आउटपुट टैक्स कितना था, 10 लाख था, आपका इनपुट टैक्स कितना था, 7 लाख। कहेंगे भाई ये 7 लाख तुम क्लेम करने जा रहे हो, लेकिन याद करो मार्च के महीने में तुमने ये 18,000 यहाँ लेस करवाया हुआ था, अब हम तुम्हें ये लेस नहीं करवाने देंगे। तो वो इस 7 लाख में से 18,000 को लेस करवा देंगे, डिसअलाउ कर देंगे। कितना जवाब आया, 6,82,000। तो आप सिर्फ 682 क्लेम कर पाएंगे, इसका मतलब आपको कितना पे करना पड़ेगा, 3 लाख। ये जो है आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपका इनपुट टैक्स चल रहा होता है। क्या कि भाईजान पेमेंट करनी है तो पेमेंट आपने विद इन 180 डेज करनी है। तो उधार पे सामान लोगे, जिस महीने सामान लिया उसी महीने क्या कर लो, क्लेम कर लो, हमें कोई मसला नहीं है। शर्त क्या है, आपके नाम पे इनवॉइस होनी चाहिए और आपका एनटीएन नंबर मेंशन होना चाहिए। आपके पास इनवॉइस थी, उसी महीने में क्या कर लिया, क्लेम कर लिया, मार्च के महीने में क्लेम कर लिया। अब आपके पास टाइम क्या है पेमेंट का, 180 डेज़ का। 180 डेज़ तक पेमेंट कर दो, कोई मसला नहीं है, आपने कोई किसी चीज़ की वायलेशन नहीं की। लेकिन जैसे ही 180 डेज़ पूरे हो गए और आपने पेमेंट ना की, कहेंगे भाई वो देखो मार्च में तुम 18,000 क्लेम करके बैठे थे, उस 230 में 18,000 शामिल था, आपने आपको लेस करवा दिया था, आपने पेमेंट नहीं की। अब वो क्या होगा, अब ये 18,000 जो है वो डिसअलाउ हो जाएगा, अब आप इसे क्लेम नहीं कर सकेंगे। ये क्या कहलाएगा, आपका इनएडमिसिबल कहला रहा होगा। इसके लिए वर्ड क्या इस्तेमाल किया रहेगा, इनएडमिसिबल, कि अब आप इसे क्लेम नहीं कर सकते। गॉट इट, क्लियर है। अब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपने याद रखना है पेपर में हमने इसे किस तरह लेके चलना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पेपर में सवाल आया है, आपका एग्ज़ाम सितंबर में है ना, हाँ, आपको पेपर में सवाल आएगा कि आप कैलकुलेट कर रहे हैं सेल्स टैक्स फॉर द मंथ ऑफ अगस्त के लिए। किसके लिए कर रहे हैं कैलकुलेट, फॉर द मंथ ऑफ अगस्त के लिए आप कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर उसने कोई भी ऐसी इनवॉइस गिवन की है जिसके 180 डेज जुलाई में कंप्लीट हो रहे थे, कब कंप्लीट हो रहे हैं, जुलाई में, और आपका सवाल कौन सा है, अगस्त के लिए है, तो जुलाई में जो कंप्लीट हो रहे हैं आप इसे क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, आप इसका ट्रीटमेंट नहीं लेंगे। अगर उसने कोई आपको ऐसी एडजस्टमेंट दी है जिसके आपने 180 डेज काउंट किए और वो आपके पूरे हो रहे हैं सितंबर या अक्टूबर में, आप इसको भी क्या कर देंगे, आप इसको इग्नोर कर देंगे। मतलब आप जिस मंथ का सवाल कर रहे हैं ना, अगर उस मंथ से पहले कोई 180 डेज पूरे हुए हैं आप उनको भी इग्नोर कर देंगे, उस मंथ के बाद अगर कोई हो रहे हैं आप उनको भी क्या करेंगे, इग्नोर। क्योंकि अजम्पशन ये है, हमारी अजम्पशन, कि भाई अगर जुलाई के महीने में उसके 180 डेज पूरे हो गए हैं तो जुलाई के महीने में उसने क्या कर लिया होगा, डिसअलाउ कर लिया होगा। तो अगर सितंबर या अक्टूबर में हो रहे हैं, वो टाइम पूरा नहीं हुआ, अभी कोई वायलेशन ही नहीं हुई, तो हम क्यों डिसअलाउ करें। हाँ, अगर सवाल भी है कि हम सवाल कैलकुलेट कर रहे हैं अगस्त के लिए और अगस्त में ही उसके 180 डेज पूरे हो गए और पेमेंट नहीं हुई, फिर हम क्या करेंगे, इस तरह उसको डिसअलाउ कर रहे होंगे। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में आपने इस तरह से इसको लेकर चलना है। इज दैट क्लियर? जी जनाब।
ये क्लियर है? फिर सवाल ये है कि अगर आप किसी महीने का इनपुट टैक्स क्लेम करना भूल जाएं तो क्या आप बाद में क्लेम कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल आपने मई के मंथ में मल्टीपल परचेजेस की, लेकिन अकाउंटेंट जो है सिस्टम में एंट्री करता हुआ एक आधी इनवॉइस को भूल गया। बिजनेस में थोड़ी कोई 5-6 इनवॉइसेस जा रही हैं। अब फॉर एग्जांपल पैकेजेस का बिजनेस है, अब पैकेजेस में एक दिन में कितने कार्टन सेल होते होंगे? मिलियंस में सेल होते होंगे, मिलियंस कस्टमर हैं, मिलियंस उनके वेंडर्स जो होंगे, तो एक आधी इनवॉइस भूल गए, होता भी है। आप रसीद भूल गए, या आपने कोई चीज़ इशू की थी, उस जल्दी में इशू कर दी, साथ ही अपना ऑफिस क्लोज करा था कि सुबह आके एंट्री कर दूंगा, सुबह आके उसको एंट्री करना याद नहीं रही, तो इनवॉइस वो एंट्री नहीं सिस्टम में। तो वो इनवॉइस थी फॉर एग्जांपल मई के मंथ में, और आपने मई के मंथ में क्लेम करना थी बट आप नहीं कर पाए, आप भूल गए, तो क्या अब आप क्लेम कर सकते हैं? कहते हैं आंसर इज़ यस। आप किसी भी इनवॉइस को अगर भूल जाएं, आप उसको नेक्स्ट 6 टैक्स पीरियड्स तक क्या कर सकते हैं? क्लेम कर सकते हैं। मतलब मई की थी ना, आपने मई में क्लेम नहीं की, आपके पास टाइम क्या होगा? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। आप नवंबर तक अगर आपको याद आ जाए, आप इसे क्या कर सकते हैं? क्लेम कर सकते हैं। हाँ, अगर दिसंबर में याद आई फिर टाइम बार्ड हो गया, अब आप इसे क्लेम नहीं कर सकते। दिसंबर में याद आई, आप नहीं क्लेम कर सकते। तो नवंबर तक का टाइम है कि जिस महीने की इनवॉइस थी, अगर उस महीने में क्लेम नहीं कर पाए तो नेक्स्ट 6 टैक्स पीरियड्स में आप क्या कर सकते हैं? क्लेम कर सकते हैं। तो 180 डेज का रूल है, ये है पेमेंट के लिए। ये किसके लिए है? पेमेंट के लिए है। ये किसके लिए है? इनवॉइस क्लेम करने के लिए है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। गॉट इट? अब चूंकि हम पेमेंट की बात कर रहे हैं, अब पेमेंट से ही मुतालिक एक डिस्कस कर लेते हैं। भाई ये पेमेंट जो हमने करनी है, आपने यहाँ पेमेंट की है लाख रुपए की, या जब भी कोई चीज़ खरीदते हैं पेमेंट करनी कैसे है? पेमेंट का मोड क्या होगा? ये बड़ा अहम सवाल है। पेमेंट का मोड क्या होगा? क्या कैश में पेमेंट कर सकते हैं? नो। आप कैश में पेमेंट करेंगे, आपके नाम पे इनवॉइस भी है, एंट्री में लिखा हुआ है, तो आपका इनपुट टैक्स नहीं क्लेम करने देगा। कहता भाई कैश में पेमेंट ही नहीं करनी। तो इसका मतलब जो है पेमेंट के हमारे पास मोड्स हैं। एक है हमारे पास कैश पेमेंट। सवाल ये है क्या हम कैश में पेमेंट कर सकते हैं? द आंसर इज़ यस। कि अगर आपकी इनवॉइस जो है, इफ़ पेमेंट इज़ लेस देन 50,000, अगर 50,000 रुपये तक की पेमेंट है ना, आप कैश में कर दो, हम कुछ नहीं कहेंगे, आपको इनपुट टैक्स जो है वो क्या कर देंगे? अलाउ करवा देंगे। कितनी? 50,000 रुपये तक की सिंगल पेमेंट। मतलब एक इनवॉइस है, अगर इनवॉइस 40,000 रुपये की बनी है, आप पे कर दो कैश में। अगर इनवॉइस बनी है 80,000 रुपये की, आप 40 कैश में पे करते हो और 40 पे करते हो आप बैंक के ज़रिए, कुछ नहीं कहेंगे वो आपको। ठीक है? तो सिंगल पेमेंट कितनी है आपकी? 50,000 रुपये तक की आप कैश में कर सकते हैं। कितनी? 50,000 तक की पेमेंट जो है आप वो कैश में कर सकते हैं। अगर इससे 1 रुपये की भी ऊपर पेमेंट कैश में हो गई ना, आप इनपुट टैक्स नहीं क्लेम कर सकते। नंबर 2 कि जो आपके ये यूटिलिटी बिल्स होते हैं, बिजली के बिल हो गए, गैस के बिल हो गए, ये इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी अमाउंट ये क्या हो सकते हैं? आपके कैश में पे हो सकते हैं। इनके लिए कोई लिमिट नहीं है। बिजली का बिल, गैस का बिल, सरकारी ड्यूज़, गवर्नमेंट टैक्सेस, ये जितने मर्जी कैश में पे कर दे, इसके लिए कोई लिमिट आपकी अप्लाई नहीं होती। सिमिलरली आपके होते हैं ये पोस्टेज एंड ट्रैवल एक्सपेंसेस होते हैं, ये भी आप क्या कर सकते हैं? कैश में पे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई चीज़ करवानी है, करियर करवानी है, पाकिस्तान पोस्ट के पास जाएंगे, वो कभी भी पेमेंट लेगा ऑनलाइन। TCS जाएँ, वो कभी पेमेंट नहीं लेते ऑनलाइन। लेपर्ड जाएँ, कभी पेमेंट लेंगे कार्ड से, ऑनलाइन चेक कुछ नहीं लेते। वो क्या कहते हैं? कैश ने। तो अब आपकी मजबूरी है कि जो करियर कंपनीज हैं वो किस पे पेमेंट लेती हैं? कैश पे लेती हैं। तो आप ये पोस्टेज के जितने भी खर्चे हैं आप कैश में पे कर दें, वो आपको क्या कर देंगे? अलाउ कर देंगे।
अब इनके अलावा जो एक्सपेंसेस हैं वो सारे किसके ज़रिए होने चाहिए, बैंक अकाउंट से। इसका मतलब कोई भी अमाउंट जो है अगर आप पेमेंट कर रहे हैं और अमाउंट जो है डेट इज़ ग्रेटर देन 50,000 तो वो किस पे पे होनी चाहिए, डेट मस्ट बी मेड थ्रू बैंक। और बैंक का मतलब है डेट इज़ बिजनेस बैंक अकाउंट से, किससे, बिजनेस बैंक अकाउंट से पेमेंट होनी चाहिए। कॉलेज एसबीआई है, अगर एसबीआई ने पेमेंट करनी है तो एसबीआई के अकाउंट से पेमेंट होगी तो खर्चा क्लेम करने देंगे। आतिफ साहब अपनी पॉकेट से पे कर देते हैं, करते बैंक से पे है, बट वो आतिफ आबदी ने की है, वो एसबीआई ने नहीं की, वो क्लेम नहीं हो पाएगी। आप अपने अगर बैंक से पेमेंट करते हैं वो क्लेमेबल नहीं है। आपने जनरेटर का ऑयल डलवाना है, भाई पेमेंट करो, चेक से पेमेंट कर दो या बिजनेस के अकाउंट से पेमेंट कर दो, वो बिजनेस अकाउंट से है। अगर आपने पेमेंट अकाउंट से ही की है बट बिजनेस के अकाउंट से नहीं किया, आपने अपने पर्सनल अकाउंट से पेमेंट कर दी है, अब बेशक इनवॉइस के ऊपर नाम लिखा हुआ आपके बिजनेस का है, बेशक इनवॉइस के ऊपर आप बिजनेस के एंटीएन लिखा हुआ है, पेमेंट मोड क्या है, बैंक है, लेकिन अगर बैंक बिजनेस का नहीं है ना, आप इसको क्लेम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे बिजनेस बैंक अकाउंट जो है ये होना लाजमी है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये चीज़ आपने याद रखनी है कि भाईजान पेमेंट कैश में कितनी तक की हो सकती है, 50,000 रुपये तक की पेमेंट जो है वो कैश में हो सकती है। अगर 50,000 से ज़्यादा हमने कोई पेमेंट कर दी तो वो हम कैश में नहीं करेंगे, किससे करेंगे, बैंक अकाउंट से करेंगे। और बैंक अकाउंट अपना नहीं, बिजनेस बैंक अकाउंट, इसका मतलब है वो बैंक अकाउंट जो रजिस्टर्ड है, जो आपने एफपीआर में बताया है कि भाई ये मेरा कारोबार है, ये मेरा अकाउंट नंबर है, ये ब्रांच है, उससे पेमेंट करनी है। बिजनेस के डेबिट कार्ड से पेमेंट कर दो, बिजनेस के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दो, बिजनेस के चेक्स से पेमेंट कर दो, वो आपको क्या होगी, क्लेमेबल होगी, अदरवाइज नहीं। तो पेमेंट के लिए याद रखिएगा, पेमेंट विद इन 180 डेज ऑफ इनवाइस होनी चाहिए और पेमेंट मस्ट बी मेड थ्रू बैंक अकाउंट होनी चाहिए। इसमें से कोई भी चीज़ आपकी अगर ना हुई कंप्लीट, आपका इनपुट टैक्स कंप्लीट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, इसी एग्जांपल में आपने यकम मार्च को सामान लिया उधार के ऊपर, मार्च में इनपुट टैक्स क्लेम कर दिया, आपने जाके पेमेंट की मई में, अब ये इनवॉइस है 1 लाख रुपए की, आप कैश में पे करके आ गए, आपका इनपुट टैक्स क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। या आपने लाख रुपए की इनवॉइस पे की मई के मंथ में, पेमेंट आप 180 डेज में ही कर रहे हैं, लेकिन आपने अपने पर्सनल अकाउंट से पेमेंट कर दी, अपने डेबिट कार्ड से पेमेंट कर दी, अब भी क्या हो जाएगा, वो डिसअलाउ हो जाएगा। तो दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, मोड ऑफ पेमेंट भी और डेज ऑफ पेमेंट भी। पेमेंट मस्ट बी मेड विद इन 180 डेज और पेमेंट का मोड क्या होना चाहिए, आपका कैश नहीं होना चाहिए। कैश मोड है अप टू 50,000, उससे ऊपर की पेमेंट जो है सारी बिजनेस बैंक अकाउंट से होनी चाहिए। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। तो इनपुट टैक्स किसके ऊपर क्लेम होता है, एक्रूवल बेसिस के ऊपर। ये जो है ना आपके पास यूटिलिटी बिल्स, जो बिजली के बिल हैं, हमने अभी 2 रूल पढ़े हैं बेसिकली, क्या कि आपके पास इनवॉइस होनी चाहिए, इनवॉइस के ऊपर आपका नेम जो है वो मेंशन होना चाहिए, ये पढ़े। दूसरा हमने पढ़ा है कि आप इनवॉइस को क्लेम करते हैं किसके ऊपर, एक्रूवल बेसिस के ऊपर आप क्लेम कर रहे होते हैं, ये हमने वो रूल पढ़ा है 2, ये पढ़े हैं हमने कि इनवॉइस के ऊपर आपका नाम, एंट्री नंबर होना चाहिए और किसके ऊपर क्लेम करने हैं, एक्रूवल बेसिस के ऊपर। ये जो बिजली और गैस के बिल होते हैं ना, वो इन दोनों रूल्स की एक्सेप्शन है, ये रूल्स बिजली के बिल के लिए नहीं है। बिजली का बिल जो है, गैस का बिल जो है, बेसिकली आप इसको क्लेम करते हैं पेमेंट बेसिस के ऊपर, किसके ऊपर, या आप कह सकते हैं कैश बेसिस के ऊपर क्लेम करते हैं। अब आप खुद देखिए ये मंथ कौन सा है, अप्रैल का, अप्रैल का बिल तो मई के मंथ में आएगा, पेमेंट कब होगी इसके, मई के मंथ में होगी, तो भाई जिस महीने पे करूँगा उसी महीने में क्लेम करूँगा। मई का महीना, पूरे महीने इस्तेमाल किए मैंने बिजली, मई के बिल कब आएगा, जून में, पेमेंट कब हुई, जून में, तो जिस मंथ पे करूँगा बिजली का बिल उसी मंथ में क्या करूँगा, क्लेम कर रहा हूँगा। नंबर 1 ये किस पे होता है, पेमेंट बेसिस के ऊपर। फॉर एग्जांपल, अगर आप काम कर रहे हैं और आपके रेंटल प्रेमिसेस हैं, क्या है, रेंटल प्रेमिसेस, आप किराए की जगह पे काम कर रहे हो, फैक्ट्री है, फैक्ट्री किसी और की है, उससे मैंने रेंट पे ले ली है, अब क्या फैक्ट्री का बिजली का बिल मेरे नाम पे होगा, किसके नाम पे होगा, मालिक के नाम पे होगा, ऐसे ही है ना।
तो भाई वो तो कहते हैं आपका नाम लिखा होना चाहिए, अगर आपका नाम लिखा नहीं है आप इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। ये क्या चीज़ है फिर? ये कहते हैं अगर आप रेंटल प्रेमिसेस पे हैं तो मीटर के ऊपर, बिजली के बिल के ऊपर आपका नाम तो नहीं आ सकता, ये तो पहली बात है। हाँ, अगर आपने जो सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन करवाई है, जो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए हुए हैं, आप वहाँ पे अपना NTN बता दें कि भाई ये बिजली का मीटर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप उसके ऊपर अपना NTN और अपना एड्रेस जो है वो लिखवा दें। अगर आप दोनों चीज़ें लिखवा देंगे, आपका नाम ना भी हो, आप इस पर क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। तो ये बेसिकली इसकी एक्सेप्शन है। बिजली का बिल जो है वो इन दोनों रूल्स को क्या कर रहा होता है, उसकी एक्सेप्शन में चल रहा होता है। इज दैट क्लियर? तो इसका दफ़ा पढ़ लें, फिर हम आगे चलते हैं, आगे मज़ीद केसेस को हम डिस्कस करते हैं। तो ये हमारी कहानी है इनपुट टैक्स से रिलेटेड। ये न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल दोनों आएगा। तो पेमेंट मस्ट बी मेड विद इन 180 डेज, नंबर 1, और दूसरा मस्ट बी मेड थ्रू अ बैंकिंग चैनल। ये चीज़ याद रखनी है। और सेल्स टैक्स किस पे क्लेम होता है? एक्रूवल बेसिस के ऊपर क्लेम होता है। तो जिस महीने से है उस महीने पे ले जाएं। अगर आपने उधार पे सामान लिया भी है तो कोई मसला नहीं है, आप उस महीने में इनपुट टैक्स जो है वो क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। ये पढ़ लिए। फिर हमने इसको भी डिस्कस कर लिया था कि अगर आप कोई इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर पाते तो आप उसको नेक्स्ट 6 टैक्स पीरियड तक क्लेम कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप कोई रिफ़ंड लेना भूल गए हैं तो आप उसको 1 साल तक क्या करवा सकते हैं, अमाउंट को रिफ़ंड भी करवा सकते हैं। फिर ये पेमेंट का भी डिस्कस कर लिया हमने कि पेमेंट जो है सिंगल ट्रांजेक्शन 50,000 रुपये तक के कैश में हो सकती है। नंबर 1, बिजली के यूटिलिटी बिल्स वगैरह जो है ये भी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी अमाउंट वो क्या हो सकते हैं, कैश में पे हो सकते हैं। इनके अलावा कोई भी पेमेंट है दैट मस्ट बी मेड थ्रू अ बैंकिंग चैनल, जहाँ पे क्रॉस चेक वगैरह, बैंक के डेबिट कार्ड, डायरेक्टली डेबिट्स वगैरह ये आ रहे होते हैं, और ये विद इन 180 डेज़ ऑफ इनवाइस करनी चाहिए। आपको 180 डेज़ भी बता दी हैं और पेमेंट के बारे में बता दिया, और बिजनेस बैंक अकाउंट से पे करनी चाहिए। अगर बिजनेस बैंक अकाउंट से पेमेंट ना हुई, आपने अपने पर्सनल अकाउंट से पेमेंट कर दी, भाई नहीं क्लेम कर पाएंगे। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। अगर इसमें कोई कंडीशन फुलफिल ना हुई तो आपको इनपुट टैक्स भी क्लेम नहीं करने दिया रहेगा। अगर कोई रिफंड है, रिफंड भी क्या किया रहेगा, आपका रोक दिया रहेगा। और इनपुट टैक्स हमारा एक्रूवल बेसिस के ऊपर ही क्लेम होता है। इसका मतलब जिस माह का इनपुट टैक्स है क्लेम कर लो, पेमेंट नहीं भी की तो 180 डेज़ में पेमेंट कर दीजिएगा पेमेंट के रूल्स के मुताबिक। और जो बिजली का बिल है वो क्या है, इसकी एक्सेप्शंस हैं जिसको हम क्या कर रहे होते हैं, ट्रीट कर रहे होते हैं। उसके बाद है कि देखें हमने अभी तक जितना पढ़ा है
कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो सेल कर सकता है किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को, वो सेल कर सकता है किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल कर सकता है। ये हम पढ़ के आ चुके हुए हैं। हमने पढ़ा था कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन को सेल करे तो कोई मसला नहीं है, अगर रजिस्टर्ड पर्सन किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल करे तो उससे वो टैक्स कितना लेगा, फर्दर टैक्स लेगा, वो कितना होगा, 4% होगा। लेकिन ये फिर भी लोग बाज नहीं आते, वो कहते हैं भाई पकड़ लो 4% टैक्स, हम रजिस्टर्ड नहीं होंगे। तो नाउ FBR एंड गवर्नमेंट वांट्स के लोग मैक्सिमम रजिस्टर्ड हों, टैक्स बेस में आए, ताकि हम उनको पकड़े। तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल्स करने पे लिमिट लगा दी है। क्या किया है, आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल कर रहे हैं, बट उसने क्या की है, आपको लिमिट लगा दी है कि आप इससे ज़्यादा सेल करेंगे तो आप इनपुट टैक्स कभी भी क्लेम नहीं कर पाएंगे। पहली बात है, अगर किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन ने किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल की तो आप उससे फर्दर टैक्स तो लेंगे, वो कितना होगा आपका, 4% तो होगा। स्टिल उसने कह दिया कि भाई अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन अगर सेल कर रहा है अनरजिस्टर्ड पर्सन को तो वो इस लिमिट तक कर सकता है। क्या कि एक महीने में 10 मिलियन और सालाना कितनी होनी चाहिए, 100 मिलियन। आप एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को एक महीने में 10 मिलियन तक की सेल्स कर सकते हैं। हम कुछ नहीं कहेंगे, उससे बस टैक्स लें, फर्दर 4% हमें पे कर दें। लेकिन अगर आपने उसको 10 मिलियन से ज़्यादा की सेल्स कर दी, अब 10 मिलियन से जितनी भी ओवर एंड अबव सेल्स होंगी उसके ऊपर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं करने दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल, आपने एक बंदे को सेल्स कर दी 13 मिलियन की और वो था अनरजिस्टर्ड, आपको तो कितनी अलाउ है, आपको 10 की अलाउ है, आपने एक्स्ट्रा कितनी की है, 3 की है। तो जो 3 मिलियन से रिलेटेड इनपुट टैक्स होगा वो आपको डिसअलाउ कर दिया जाएगा, आप उसे क्लेम नहीं कर पाएंगे। और सालाना कितनी है, 100 मिलियन जो है वो लेके चलेंगे। तो अगर आपने इस रूल की नॉन कंप्लायंस की, आपने फुलफिल नहीं किया तो आपका इनपुट टैक्स जो है वो क्लेम नहीं हो पाएगा। इसका मतलब आप किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को एक महीने में 10 मिलियन तक की सेल्स कर दो, कोई मसला नहीं हो। अगर आप उसको 10 मिलियन से ज़्यादा की सेल्स करेंगे तो जितनी 10 मिलियन से ज़्यादा होंगे, 2, 3, 4, 5, 10 वटाइवर जो भी अमाउंट है, उसका जो इनपुट टैक्स होगा वो आपको क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। फिर है इस रूल की एक्सेप्शंस कि ये रूल किन किन के ऊपर अप्लाई नहीं होता। रिमेंबर, अब फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट या सरकारी इदारों को कोई चीज़ें बेच रही है, आप उनको जितनी मर्जी बेचें, उनके लिए रूल अप्लाई नहीं होता, बिकॉज वो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड तो होते नहीं है। फिर फॉरेन मिशंस, डिप्लोमेट्स या प्रिविलेज पर्सन हो गए, इनको भी जितनी मर्जी सेल्स कर रहे हैं, इनके लिए भी रूल अप्लाई नहीं होते। फिर जो रजिस्टर्ड पर्सन जो हैं, जो आपकी फर्टिलाइज़र्स की मैन्युफैक्चरिंग में हैं, जो खाद वगैरह बना रहे हैं, भाई उनको क्या है कि आप इससे एग्जाम्प्ट हैं, आप जिसको मर्जी बेचें, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। और वो लोग जो एग्जाम्प्ट गुड्स में डील कर रहे हैं, टैक्सेबल गुड्स में डील ही नहीं कर रहे, उनके लिए भी ये अप्लाई नहीं होगा। इसको इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा, ये आपकी करंट अटैम्प्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थ्रेटिकल भी आएगा, ये थ्रेटिकल भी आ सकता है, लेकिन ये करंट अटैम्प्ट के लिए आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। ख़ास तौर पर इसका जो पॉइंट नंबर 3 है ना, एक्सेप्शंस, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको ज़रा आपने ध्यान से देखना है। इसको पढ़ लें, फिर आगे चलते हैं।
लिए अनरजिस्टर्ड बायर का मसला नहीं है यहाँ पे। हम सिर्फ यहाँ किसको पकड़ रहे हैं, रजिस्टर्ड सेलर को। तो हम चोर को नहीं पकड़े, हम चोर की माँ को पकड़े। हम ये तो कह नहीं रहे उसको कि आप रजिस्टर्ड क्यों नहीं हो रहे। हम अब किसे पकड़े हैं, रजिस्टर्ड वालों को। तुमने इनको बेचा नहीं है, जब उनको बेचेगा ही नहीं तो अल्टीमेटली वो क्या होंगे भाई, रजिस्टर्ड हो जो। आगे चले। अब हम देखते हैं कुछ सर्कमस्टांसेस जिनमें हम इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। इसमें से आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी मिलते आए हुए हैं पास्ट पेपर में। आई गेस डेबिट नोट के बाद सबसे ज़्यादा सवाल उसने इसी में से पूछा, टॉपिक में से। और ये न्यूमेरिकल्स में इसमें से कोई ना कोई एक एडजस्टमेंट जो है उसने आपको लाजमी पूछी होती है। तो अब ज़रा हम देखते हैं कि इनपुट टैक्स किन किन में क्लेम नहीं हो सकता, वो कंडीशंस जो हैं वो हमने क्या करनी है, अब यहाँ पर डिस्कस करनी है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यू कैन से डैट कि न्यूमेरिकल्स में इसमें से एक आधी एडजस्टमेंट तो लाजमी है जो हमें पेपर में आई होगी। और थ्योरेटिकल क्वेश्चन अब इसके हम साथ ही करेंगे, आपको चल देगा पता कि किस तरह से हम इसको एडजस्ट कर रहे होते हैं, वो देखते हैं। देखें अब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं सिनेरियोज जिसमें इनपुट टैक्स क्लेम नहीं हो सकता। यहाँ पे हम एक दो वर्ड इस्तेमाल करते हैं, इनपुट टैक्स डिसअलाउ। डिसअलाउ का मतलब है पहले क्लेम किया था अब डिसअलाउ हो रहा है। तो इनपुट टैक्स डिसअलाउ का मतलब क्या होता है, अगर आप इसको देखें न्यूमेरिकली तो उसको समझना है आपने। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अज्यूम करता हूँ कि ये मंथ है जुलाई का। जुलाई के महीने में आपने सेल्स की 15 लाख रुपए की, आपका आउटपुट टैक्स कितना आएगा, 2,70,000 आएगा 18% के हिसाब से। फॉर एग्जांपल आपने परचेजेस की हुई थी 1 मिलियन की और आपने इनपुट टैक्स कितना क्लेम किया था, 1,80,000 और रिमेनिंग 90,000 जो है वो आपने क्या कर दिया था, पे किया था। ये जुलाई की कहानी थी। क्या थी, जुलाई की कहानी थी। फिर हम देखते हैं सितंबर की कहानी। सितंबर में क्या हुआ, सितंबर में आपकी सेल्स जो हैं वो थी 2 मिलियन की, तो आपका टैक्स कितना हुआ, 3,60,000। लेकिन आपने जो परचेजेस की थी फॉर एग्जांपल वो थी 13 लाख रुपए की, ठीक है। 13 लाख रुपए के ऊपर टैक्स कितना आता है बताइएगा ज़रा, 2,34,000। अब फॉर एग्जांपल क्या होता है डिसअलाउ का मतलब, क्योंकि अभी हम यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं इनपुट टैक्स डिसअलाउ, कि माइट भी जुलाई के महीने में ये मैंने 1,80,000 पूरे का एडजस्ट किया था, पूरा एडजस्ट हुआ था, कोई कंडीशन जो है उसकी वायलेशन हो गई। फॉर एग्जांपल पे जैसे पेमेंट की बात किया, पेमेंट नहीं की, जो भी मसले हो गए, अब उसने कहा कि आप क्लेम नहीं कर सकते। तो उसने कहा कि 50,000 जो है वो क्या हो गया, आपको डिसअलाउ हो गया। वो डिसअलाउ का वर्ड भी इस्तेमाल करेगा, वो वर्ड इस्तेमाल करेगा इनएडमिसिबल भी। क्या, इनएडमिसिबल भी। तो डिसअलाउ हम कैसे करते हैं कि जो मेरा इस महीने का इनपुट टैक्स होगा उसमें से जो डिसअलाउ हुआ है, इनएडमिसिबल हुआ है, वो मैं लेस करवा दूंगा। अब मुझे बताएं मैं कितना क्लेम कर पाऊंगा, कितना, 184,000 जो है वो मेरा लेस होगा। आउटपुट टैक्स में से कितना पे कर रहेगा मुझे, 176,000। अब देखें अगर ये ना होता 50,000 तो मैं यहाँ पे 234 लेस करवा रहा होता। तो 360 से 234 लेस करवाता, मेरा कितना पे बनाना था 360 में से अगर 234 126 मुझे पे करना पड़ना था। अब मुझे कितना पे करना पड़ रहा है, 176। तो डिसअलाउ ये होता है।
डिसअलाउ कैसे होता है या इनएडमिसिबल कैसे होता है कि जो इस महीने का इनपुट टैक्स है, जो इस महीने का इनपुट टैक्स है, इसमें से लेस करवा दो कि जो आपके डिसअलाउ हुए हैं, जो क्लेम नहीं कर सकेंगे। तो मैंने 234 लेस करवाना था, लेकिन अब कितना करवा रहा हूँ, 184, तो कम लेस करवा रहा हूँ। इसको हम क्या कहते हैं, डिसअलाउ कह रहे होते हैं। गॉट इट। तो डिसअलाउ इस तरह होता है। अब सवाल है, हमने सर्कमस्टांसेस देखने हैं इस जिसमें इनपुट टैक्स क्लेम नहीं हो सकता या इनपुट टैक्स डिसअलाउ हो जाएगा, तो उसको देखते हैं। एक तो ये पूरी सीरीज़ है जो चलेगी। 2-3 बातें अभी हमने यहाँ पे डिस्कस की थी पहले। क्या? नंबर 1 कि अगर आपकी इनवॉइस है और इनवॉइस के ऊपर आपका नेम या आपका एनटीएन नंबर मेंशन नहीं है, तो सर आप इनपुट टैक्स नहीं क्लेम कर सकते। भी हमने पढ़ा पॉइंट। दूसरा हमने पॉइंट पढ़ा था कि दैट इज पेमेंट मेड आफ्टर 180 डेज। अभी आपको बोर्ड पे समझाया भी था जब हम सितंबर के एडजस्टमेंट कर रहे थे कि 180 दिन के बाद पेमेंट होगी तो वो डिसअलाउ है, वो आप क्लेम नहीं कर सकते। फिर थर्ड हमने पढ़ा था पेमेंट पेमेंट नॉट मेड थ्रू बिजनेस बैंक अकाउंट या बैंकिंग चैनल, तो वो भी क्या हो जाएगा, आपको डिसअलाउ। पढ़ा था इस एक्सेप्शन जब 50,000 तक की कैश की पेमेंट हो सकती है, ये पढ़ा था। और हमने क्या पढ़ा था, दैट इज इनपुट टैक्स क्लेम्ड आफ्टर 6 टैक्स पीरियड, कि भाई 6 टैक्स पीरियड तक क्लेम कर लो, कोई मसला नहीं है, उसके बाद क्लेम करो कि डिसअलाउ हो जाएगा। तो ये 4 पॉइंट तो हम अभी पढ़ के आ चुके होंगे, ठीक है। 5वां ही पढ़ा हमने पॉइंट। 5वां पॉइंट हमने पढ़ा था सप्लाइज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन और दैट वाज ग्रेटर देन 10 मिलियन पर मंथ। ये हमने 5 सिनेरियोस पढ़े हैं कि जिसमें आपका इनपुट टैक्स जो है वो आपका डिसअलाउ हो जाता है, आप क्लेम नहीं कर सकते। ये 5 पढ़े हैं। इन 5 को ना अपने बुक के ऊपर ना लिख लें इस टेबल के साथ, ताकि जब आप पढ़ रहे हो ना तो आपको पता हो कि एक साथ ही पढ़ रहे हैं, आपको बार बार कंसेप्ट पे दाएं बाएं जाना पड़े। तो जहाँ बुक पर टेबल बना उसके साथ ये 5 पॉइंट लिख लें और आप साथ लिख लें कि ये इनपुट टैक्स डिसअलाउ है। अब हम देखते हैं इनके अलावा, इन 5 के अलावा कौन कौन से सिनेरियोज हैं जिस पे हमारा इनपुट टैक्स जो है वो क्या होता है, डिसअलाउ होता है। पहला है सप्लाई ऑफ एग्जाम्ड गुड्स एंड सर्विसेज। आपको याद होगा जब हमने एग्जाम्ड गुड्स शुरू की थी, हमने पढ़ा था भाई एग्जाम्ड गुड पर आउटपुट टैक्स ही नहीं होता, इनपुट टैक्स हमारा सारा क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। तो अगर आप एग्जाम्ड गुड्स में डील कर रहे हैं, आप कभी भी इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। फिर सेकेंड है गुड्स एंड सर्विसेज नॉट रिलेटेड टू टैक्सेबल सप्लाईज, मतलब वो गुड्स या सर्विसेज जो आप एग्जाम सप्लाईज के लिए ले रहे हैं वो भी क्लेमेबल नहीं है, या जो आपने पर्सनल यूज़ के लिए ली हैं या अगर आपने नॉन बिजनेस यूज़ के लिए ली हैं उसके ऊपर भी इनपुट टैक्स क्लेमेबल नहीं है। ये डे 1 से हम बात करते आ रहे हैं कि जो भी चीज़ें आप एज अ एंड कंज्यूमर के तौर के ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी चीज़ें आप एज आ एंड कंज्यूमर के तौर के ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। आप और मैं कौन है, एंड कंज्यूमर हैं, हमने कोई चीज़ खरीदी है, हम इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। सिमिलरली बिजनेस भी एंड कंज्यूमर है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उसने टिश्यू परचेज़ किए हैं खुद इस्तेमाल करने के लिए, तो कंपनी क्या है, एंड कंज्यूमर है, तो कंपनी इनपुट टैक्स क्लेम
नहीं कर सकती। तो रिमेंबर, कोई भी चीज़ें, कोई भी गुड्स जो आप बीइंग एंड कंज्यूमर बेचते हैं, चाहे इंडिविजुअल खरीद रहा है चाहे कंपनी खरीद रही है, आप उसे क्लेम नहीं कर सकते। उसके बाद सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज इन विच इन रिस्पेक्ट ऑफ विच इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट इज बार्ड। देखें, जो गुड्स होती हैं ना, चीज़ें, उसके ऊपर हम सेल्स टैक्स लगाते हैं फेडरल गवर्नमेंट के मुताबिक, सेल्स टैक्स एक्ट के मुताबिक। जो सर्विसेज होती हैं उनके ऊपर टैक्स लगता है प्रोविंशियल सेल्स टैक्स। लेकिन सर्विसेज के ऊपर टैक्स जो है वो एडजस्ट हो सकता है। लेकिन अगर सूबों ने कह दिया बाय लॉ कि हमारी सर्विसेज एडजस्ट नहीं हो सकती, तो जिसको मना कर देंगे वो आप उसको क्लेम नहीं करवा सकते, एडजस्ट नहीं करवा सकते। उसके बाद है इनपुट टैक्स ऑन फेक इनवॉइसेस। भाई अगर चीज़ जाली है तो क्या क्लेम करेंगे आप? ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे, 805 में होंगे, तो आप क्लेम नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? ये 4 देख लें, फिर हम आगे चलते हैं। उसके बाद है गुड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच सेल्स टैक्स हैज़ नॉट बीन डिपॉजिटेड इनटू द गवर्नमेंट ट्रेजरी बाय द सप्लायर। क्या मतलब है इसका? भाई मैं एक दुकान पे गया, मैं सामान खरीद के लेके आया, मैं उस दुकानदार को टैक्स पे करके आ गया, बट दुकानदार ने अभी तक वो सेल्स डिक्लेयर ही नहीं की। अब दुकानदार ने जो सामान बेच दी है, लेकिन दुकानदार ने अगर अभी उसको सेल्स ही डिक्लेयर नहीं किया, तो आप इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर पाएंगे। उसके बाद ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, परचेजेस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच अ डिस्क्रिपेंसी इज इंडिकेटेड बाय क्रेस्ट। क्रेस्ट कहते हैं कंप्यूटराइज रिस्क बेस्ड इवैल्यूएशन ऑफ सेल्स टैक्स। एक सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, जो क्या कर रहा होता है, वेरिफिकेशन कर रहा होता है। अब ये क्रेस्ट जो है ना, इसको समझिएगा, इसके 2 ट्रीटमेंट हैं। एक तो वो है जो आपने एग्ज़ाम में करना है, और दूसरा वो है जो प्रैक्टिकल होते हैं। अब बेसिकली क्रेस्ट है क्या, हम इसको समझते हैं। ये एक ना सॉफ्टवेयर है, आप लोगों की सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, बिकॉज ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर में सेलर भी अपनी एंट्री करता है और बायर भी क्या करता है, अपनी एंट्री करता है। सेलर जो है, अगर उसने कोई भी चीज़ें बेची, फॉर एग्जांपल सेलर ने मिस्टर ए को गुड्स बेची, जाहिर बात है उसने मिस्टर ए को गुड्स बेची होगी, उसको इनवाइस दी होगी, रसीद। तो जैसे उसको इनवाइस देगा तो वो इस सिस्टम में क्या करेगा, एंटर कर देगा कि भाई ये इनवाइस नंबर है, ये मैंने मिस्टर ए को सामान बेचा है। अब मिस्टर ए ने सामान ख़रीदा है, मिस्टर ए बायर है, और मिस्टर ए ने इसका ये लिए ये आउटपुट टैक्स है, और इसके लिए क्या होगा, ये इनपुट टैक्स होगा। अब उसने इनपुट टैक्स क्लेम करना है, तो मिस्टर ए क्या करेगा, मिस्टर ए सेम इनवाइस जो है सिस्टम में एंटर करेगा, जी ये इनवाइस नंबर है, मैंने क्या किया था, सप्लायर से खरीदी थी। तो कंप्यूटर क्या करेगा, कंप्यूटर सेलर की और बायर की इनवाइस जो है वो क्या कर देगा, मैच करेगा। जी इनवाइस मैच हो गई, कहेगा ठीक है जी, वाकई उसने आपको बेचा है और आपने उससे ख़रीदा है, आप उसे क्या कर लो, क्लेम कर लो। तो इनपुट टैक्स इस तरह क्लेम होता है कि जिसने सेल किया है और जिसने ख़रीदा है वो सिस्टम में एंट्री करते हैं, इनवाइस मैच होती है, वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, आपके सिस्टम में इनपुट टैक्स क्लेम होने पर आ जाता है। जो आप रिटर्न जमा करवा रहे होते हैं, आपके टैब में ऑटोमेटिकली शो होना शुरू होता है, भाई वाकई मैंने इस से परचेज़ की, ये सारे मेरे इनवाइसेस मैच हो गई। अब डिस्क्रिपेंसी का मतलब क्या है, एरर। डिस्क्रिपेंसी फ्रॉड को नहीं कहते, डिस्क्रिपेंसी हम किसे कहते हैं, एरर को। अब पेपर में आप आईकैप में बैठे हैं और पेपर में उसने कह दिया कि क्रेस्ट में आपको कोई डिस्क्रिपेंसी इंडिकेट कर दी है, आपका इनपुट टैक्स डिसअलाउ है। सिंपल सी बात है, आप क्या करेंगे, डिसअलाउ कर देंगे। ये क्लियर है, पेपर में इस तरह होता है।
पेपर में आई कैप में बैठे हुए हैं, सवाल में आया कि भाईजान क्रॉस मैच नहीं हुआ, डिस्क्रिपेंसी इंडिकेट हो गई है, आपने क्या करना है, इनपुट टैक्स डिसअलाउ कर देना है, आप उसको क्लेम नहीं कर सकते। ये चीज़ बड़ी क्लियर है। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली क्या होता है इसको देखते हैं। प्रैक्टिकली फॉर एग्जांपल आप रिटर्न जमा करवा रहे हैं अप्रैल के मंथ की। देखिए अप्रैल का मंथ है, इसकी रिटर्न जमा होगी जाके 15 मई को। आप हर महीने की रिटर्न अगले महीने की 15 को जमा करवाते हैं। आपने 15 को रिटर्न जमा करवाई, आपने इनवॉइस एंटर की, डिस्क्रिपेंसी आ गई। अब डिस्क्रिपेंसी है एरर। अब एरर मल्टीपल जो है उसकी रीजन हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल आप इनवॉइस खरीद के आए थे, आपने सामान खरीदा, जस्ट टेक एन एग्जांपल 28 अप्रैल को आप सामान का खरीद के लेके आए 28 अप्रैल को, आपने शाम को सामान खरीदा और उनके अकाउंटेंट ने सेलर सिस्टम में एंट्री नहीं की, उसने एंट्री कर दी यकम मई को। अब आप इनवाइस एंटर कर रहे हैं किस डेट को, 28 अप्रैल को, उसने एंट्री कब की है, यकम मई को, तो मैच होगा? नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। डेट का फ़र्क हो सकता है, टाइम का फ़र्क हो सकता है, अमाउंट का फ़र्क हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपने 50,000 का सामान लिया था, अकाउंटेंट से सिस्टम में एंट्री करते हुए 1 ज़ीरो एक्स्ट्रा लग गया, 5 लाख लग गया, मैच नहीं होगा, मैच नहीं होगा। आपका नाम था अहमद, आपने AHMAD लिखा हुआ था, उसने AHMED कर दिया, एरर आ गया, मैच नहीं होगा। तो डिस्क्रिप्शन की मुख्तलिफ वजूहात हैं, वो ऐड करना भूल गया, सिस्टम में ऐड नहीं की, सिस्टम में किसी और डेट ऐड कर दी, किसी और के नाम पे एंट्री कर दी, ये डिस्क्रिपेंसी है। अब डिस्क्रिपेंसी आपको रिपोर्ट हो गई 15 को जब आप रिटर्न जमा करवा रहे थे। अब क्या किया रहेगा, पेपर में तो भाई डिस्क्रिपेंसी इसका मतलब डिसअलाउ है। तो अगर आप क्या करेंगे प्रैक्टिकली, अगर आपकी डिस्क्रिपेंसी आई, आप जाके बात करेंगे FBR से, जो कमिश्नर होगा ना FBR का, आप उससे बात करेंगे। वो क्या करेगा, वो आपको प्रोविजनल बेसिस के ऊपर, वक्ती तौर के ऊपर क्या करेगा, अलाउ कर देगा कि यार ठीक है तुम इस महीने में रिटर्न जमा कराओ, तुम ये क्लेम कर लो, लेकिन जाके बात करो सेलर से, डिस्क्रिपेंसी को रिमूव करवाओ। वो अभी मतलब जब 15 मई की रिटर्न जमा करवा रहा हूँगा तो वो मुझे क्या करेगा, वक्ती तौर के ऊपर अलाउ कर देगा कि भाई ये कर लो, ये क्लेम कर लो। लेकिन वो क्या करेगा, मुझे टाइम दे देगा। टाइम होगा नेक्स्ट मंथ की 10 तारीख तक, मतलब 10 जून तक का मुझे टाइम दिया जाएगा। कब तक, नेक्स्ट मंथ की 10 तारीख तक, कि भाई 10 जून तक का टाइम है, जाओ उसके पास, सेलर के पास, उससे को यार ये एरर डेट का, टाइम का, वोटेवर जो भी है उसको ठीक करे, सिस्टम में एंट्री कर दे। अगर वो ठीक कर देगा 10 जून तक तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर 10 जून ख़त्म हो गई और उसे ठीक ना की, तो आपने ये 15 मई को इनपुट टैक्स क्लेम किया था, 10 जून तक ठीक नहीं हुई, तो अब वो क्या हो जाएगा, आपको डिसअलाउ हो जाएगा। तो प्रैक्टिकली इस तरह से ये डिस्क्रिपेंसी और क्रस्ट काम कर रहा होता है। लेकिन पेपर में तो आप ये अजम्पशन, इतनी पूरी कहानी उसका कहाँ से एक्सप्लेन करेंगे, नहीं कर सकते आप। तो पेपर में असली आप क्या लिखेंगे कि भाई डिस्क्रिपेंसी है, आप इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। समझ लगी, समझ लगी इस चीज़ की। उसके बाद है गुड्स एंड सर्विसेज मे बी स्पेसिफाइड बाय द FBR विच हैव नॉट बीन डिक्लेयर बाय सप्लायर इन हिज रिटर्न एट फाइलिंग ऑफ रिटर्न बाय द बायर। कि भाई बायर जो है वो कहता है मैंने इससे सामान खरीदा है, लेकिन सेलर जो है जब उससे रिटर्न जमा कराई उसने कहा मैंने बेचा ही नहीं। मतलब दोनों की रिटर्न मैच नहीं कर रही। बायर कहे सर मैंने सामान लिया, वो कहते मैंने बेचा ही नहीं है। तो अगर ये सीन है, अगर आपने जो इन्फॉर्मेशन थी जो आपके रिटर्न में जमा नहीं हुई थी, आप उसके ऊपर भी इनपुट टैक्स जो है वो क्लेम नहीं कर सकते। गॉट इट, गॉट इट। उसके बाद है, अगर आपको FBR किसी भी चीज़ के बारे में डॉक्यूमेंटेशन मांगता है, इंफॉर्मेशन मांगता है कि भाई ये कहाँ से ली है, आप अगर उसको डॉक्यूमेंट नहीं दे सकते, आप इनपुट टैक्स नहीं क्लेम कर सकते। कि ये आप AC लेके आए हैं, कर दो रसीदा, नहीं है अंदर, पता है कौन है आपको। अगर रसीद जाली है जैसे थी 804, अगर नहीं है 805। तो भाई सिंपल सी बात है, आपने अगर इंफॉर्मेशन सबमिट ना करवाई, आप इनपुट टैक्स जो है वो क्लेम नहीं कर पाएंगे। ठीक है। फिर ये जो एक्स्ट्रा टैक्सेस वगैरह होते हैं, आप इसे क्लेम नहीं कर सकते। हमने पढ़ा था रिटेलर में कि जो रिटेलर है, जो नॉन स्पेसिफाइड है, जो टियर 1 में फॉल नहीं करता, उसके बिजली के बिल में होगा 18% टैक्स,
4% होगा फर्दर टैक्स, और फिर होगा 5% एक्स्ट्रा टैक्स। वो जो एक्स्ट्रा टैक्स आप कोई भी पे करते हैं आप उसे कभी भी क्लेम नहीं कर सकते। गॉट इट। उसके बाद है व्हीकल अदर देन स्टॉक इन ट्रेड। बड़ी सिंपल सी बात है, हम बात करते हैं टोयोटा की। जो टोयोटा है ये गाड़ियां बना के बेच रहा है, ठीक है। इसके लिए गारंटी जो है वो क्या है, उसकी इन्वेंट्री का पार्ट है। होंडा वालों के लिए, होंडा क्या कर रहा है, गाड़ियां बना के बेच रहा है, उनके लिए होंडा जो है वो उनकी इन्वेंट्री का पार्ट है। उसको बनाएंगे, उसको बेचेंगे, बेचेंगे आउटपुट टैक्स लेंगे, जो बनाते हुए इनपुट टैक्स पे किया क्लेम करेंगे। क्यों? वो मैन्युफैक्चरर हैं, वो उसमें डील कर रहे हैं, वो कारोबार कर रहे हैं, ठीक है। SBI कॉलेज है, ये भी क्या करते हैं, एक गाड़ी लेके आते हैं, कॉलेज के नाम करवा लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं, अब ये बेचना चाहते हैं। भाई SBI का कारोबार गाड़ी बेचना नहीं है, तो अगर अब ये गाड़ी बेचेंगे तो ये कभी भी इसके ऊपर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। इसका मतलब जो आप गाड़ियाँ ख़रीदते हैं, जो आपकी पर्सनल यूज़ के लिए गाड़ियाँ होती हैं, बेशक बिज़नेस के लिए ही क्यों ना हो, आप उनके ऊपर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। हाँ, इसकी एक एक्सेप्शन है, वो है फोक लिफ्टिंग व्हीकल। आपने अक्सर देखा होगा लिफ्टर्स होते हैं, ये जो होते हैं छिल्लड़ आपके, उनके पास ट्रैफिक वार्डन्स के पास उठा के ले जाते हैं बिला वजह के। भाईजान ये जो आपके फोक लिफ्टिंग व्हीकल जो है, ठीक है, ये सिर्फ इनके पास नहीं होती, वार्डनों के पास बहुत कम है, लेकिन बिजनेसेस में बहुत ज़्यादा होते हैं। आप कभी जाएं कारफूर पे, कभी जाएं मेट्रो में, कभी जाएं फतह पे, भाई वहाँ लिफ्टर चल रहे होते हैं, हर 2 मिनट में लिफ्टर आ रहा है, कोई सामान उठा रहा है, कोई रख रहा है, कोई दाएं कर रहा है, कोई बाएं कर रहा है। तो फैक्ट्री में भी मल्टीपल लिफ्टर्स काम कर रहे होते हैं, किसी चीज़ को उठा के यहाँ पे करने के लिए, वहाँ से यहाँ करने के लिए। तो क्या करते हैं, लिफ्टर्स हैं। अब लिफ्टर्स जो है ना, हम उनको बेशक उसमें 4 टायर लगे हुए हैं, हम उसको व्हीकल काउंट नहीं करते सेल टैक्स के पर्पज़ में, हम उसको प्लांट एंड मशीनरी का पार्ट बनाते हैं। अब चूंकि हम उसको मशीनरी का पार्ट बनाते हैं, इसलिए अगर आपने कोई व्हीकल लिफ्टर खरीदा है तो आप उसके ऊपर इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा कोई गाड़ी खरीदी है, आप उसके ऊपर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज लिफ्टर जो है अगर ना हो, आपका बिजनेस ना हो। तो दैट्स वाई उसको हम किसका पार्ट बनाते हैं, मशीनरी का पार्ट बनाते हैं। फिर ये पॉइंट नंबर 11 पेपर में बड़ी दफ़ा आया हुआ है, बड़ी दफ़ा पेपर में आया हुआ है, न्यूमेरिकल बेस्ड है। देखिए, आपकी सरिये की एजेंसी है, आप सरिया बेच रही हैं, कारोबार कर रहे हैं, सरिया आपका स्टॉक एंड ट्रेड है। आपकी सीमेंट की एजेंसी है, सीमेंट का कारोबार कर रहे हैं, आपका सीमेंट क्या है, स्टॉक एंड ट्रेड है। आपकी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की दुकान है, आप होम अप्लायंसेस बेच रहे हैं, AC, फ्रिज, TV, चूल्हा, ओवन, भाई आपकी दुकान है, आपका स्टॉक एंड ट्रेड है। अगर आपका स्टॉक एंड ट्रेड है ना, फिर तो कारोबार कर रहे हैं, फिर तो आउटपुट इनपुट टैक्स आपका बनता है। लेकिन अगर आपने सीमेंट, बिल्डिंग मटेरियल, पेंट, टूटियाँ, सैनिटरी फिटिंग्स, गैस की फिटिंग, अप्लायंसेस अगर ली हैं अपनी बिल्डिंग में इस्तेमाल के लिए, सर जब आप अपनी बिल्डिंग में इस्तेमाल के लिए लेते हैं तो आप कौन है, एंड कंज्यूमर हैं। आप कौन है, एंड कंज्यूमर है। तो हमने अभी पढ़ा है एंड कंज्यूमर कभी भी इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकता। एक आपका पेंट की दुकान है, आप मास्टर का पेंट खरीद के बेच रहे हैं, तो जो कस्टमर से लेंगे आउटपुट टैक्स है, जो आपने पे किया होगा इनपुट टैक्स का क्लेम कर लेंगे। इन्होंने पेंट लिया, पूरी बिल्डिंग में पेंट कराया, भाई 10 लाख का पेंट हो गया, इनका तकरीबन इन्होंने कोई 2 लाख टैक्स पे किया होगा, बट ये वो 2 लाख टैक्स क्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज ये एंड कंज्यूमर है, ये किस पे कारोबार नहीं कर रहे। इसकी बस एक एक्सेप्शन है, वो है प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग। आपने अक्सर देखा होगा एक गार्डर मिलते हैं, छतें मिलती हैं, वो ये स्लैबें मिल रही होती हैं, सबको ही मिलने, कब्रों के ऊपर लगनी है 4-5, वो सबको नसीब में आनी है, अगर जो मरेगा सही, शहीद हुआ फट गया उसको कहाँ मिलनी है, बट स्लैब पे सबको मिलनी है। तो ये जो है ना प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग्स होती हैं। भाई आप घर बना रहे हैं, लेंटर डालते हैं, अब कहीं भाई लेंटर नहीं डालना, आप मार्केट में गए हैं, 50 स्लैब लेके गए, डाले, गार्डर, छत तैयार होगी, घर बन गया। इसके ऊपर जो आपने इनपुट टैक्स पे किया होगा बिजनेस ने, वो क्लेम कर सकते हैं। तो प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग्स जो है वो क्या है, इसकी एक्सेप्शन होती है। इसके अलावा भाई टूटियाँ ले रहे हो, पेंट ले रहे हो, वट जो भी ले रहे हो, सीमेंट, ईंटें, सरिया, उसके ऊपर आप इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उसको बेच नहीं रहे। उसके बाद 8 स्केड्यूल में अगर कोई मशीनरी कोई है जो आपने इंपोर्ट की एग्रीकल्चर, आप उसके ऊपर भी इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। फिर ये भी पॉइंट 2021 में आया हुआ मेरे ख्याल से न्यूमेरिकल में, पॉइंट नंबर 13, इसको भी हाईलाइट कर लीजिएगा। देखें इस वक्त ना पूरे पाकिस्तान में असूल है कि अगर कोई भी बंदा अनरजिस्टर्ड है, आप उसको सेल करते हैं 1 लाख रुपये से ज़्यादा, आप इवन आज जाएँ, आप जाके मेट्रो में लाख रुपये का सामान लेना, वो आपको नहीं बेचेंगे, लेकिन ID कार्ड दो।
तो पूरे पाकिस्तान में असूल है कि आप किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सामान बेचेंगे, अगर ₹1,00,000 से ज़्यादा हुआ, आप उसका शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकॉपी लेंगे, वो अटैच करके जमा करवाएंगे FBR को। अगर आपने फ़ोटोकॉपी ले ली तो ठीक है, अगर आपने फ़ोटोकॉपी ना ली ID कार्ड की, तो सर अगर आपने सेल्स की हैं, आपने 1.5 लाख की सेल्स की हैं, आप उसके ऊपर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। ये है, आप कभी जाके मेट्रो वगैरह से सामान लें, हाँ जैसे ₹1,00,000 क्रॉस होगा, बिल आएगा, सर वो ID कार्ड की कॉपी दें, अगर नहीं है बिल नहीं देंगे आपको, ये सर सारा सामान वापस रखवा देंगे। क्यों? अगर वो ID कार्ड की कॉपी ना लें और वो सेल्स डिक्लेयर कर दें, तो उन सेल्स पे जो उन्होंने इनपुट टैक्स पे किया होगा कारफूर ने, मेट्रो ने, वो क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो ये पॉइंट 2021 में मेरे ख्याल से टेस्ट हुआ है, तो ये है। उसके बाद आखिरी है एनी गुड्स विच द FBR में स्पेसिफाई। FBR ने अगर किसी भी गुड्स पे कह दिया कि आप इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते, तो आप इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। अब वो गुड्स कौन सी हैं जो FBR ने कहा है? रिमेंबर, सारी वो गुड्स हैं जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अदर देन स्टॉक इन ट्रेड, कारोबार नहीं कर रहे। देखिए जिस चीज़ से कारोबार होगा ना, बिजनेस होगा, वो आपकी इन्वेंट्री का पार्ट बनेगी, इन्वेंट्री भी क्लेम होता है। ये सारी वो हैं जो अदर देन बिजनेस है। अब कौन सी हैं? फूड आइटम्स होगी, बेवरेजेस होगी, गारमेंट्स या एंटरटेनमेंट कंजम्पशन हो गए, गिफ्ट या गिव अवेज हो गए। ये गिव अवेज में याद रखिएगा, इसको लिख लें, बुक के ऊपर हाईलाइट करके लिख लें, ये वो गिव अवेज हैं जिनकी कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है, जिनकी कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है, उन गिव अवेज की बात कर रहे हैं। जैसे डायरीज हो गई, कैलेंडर हो गए, की चेन्स होगी उनकी। टोयोटा वाले टोयोटा की चेन फ्री में दे रहे हैं भाई, टोयोटा बेचता गारंटी 80 लाख रुपए की, करोड़ रुपए की, कितने की चेन है? 50 रुपए की, 60 रुपए की। टोयोटा वाले जो हैं हर कस्टमर को डायरी फ्री में दे रहे हैं, कैलेंडर फ्री में दे रहे हैं, कितने का बना होगा? 1000 रुपये का बना होगा। ये वो जिनकी कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है। ये वाले जो गिव अवेज हैं, ये इनके ऊपर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं हो सकता। लेकिन टोयोटा वालों ने पूरी एक गाड़ी गिव अवे कर दी, भाई 80 लाख की गाड़ी है, उसकी कमर्शियल वैल्यू है, उस पर इनपुट टैक्स क्या होगा? क्लेम होगा। हायर वाले हैं, वो कैलेंडर दे रहे हैं, डायरियाँ दे रहे हैं, पेन दे रहे हैं, पेंसिलें दे रहे हैं, ये इन सब की कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है। हाँ, अगर पूरा ऐसे गिव अवे कर देंगे तो वो क्या होगा? आपका सेल्स ट्रेड होगी। जस्ट टेक एन एग्जांपल, भाई हारे वाले जो हैं आप किचन देते हैं, इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है। वही हारे वाले हैं जाते हैं उसके शो में, जीतो पाकिस्तान में, वहाँ अपना एसी रखवा के आते हैं, ये भाई जाते हैं डांस करते हैं, एसी लेके आ जाते हैं, तो वो एसी गिव अवे है, उसकी कमर्शियल वैल्यू है। तुझे नहीं कहा भाई माइंड ना करी, तुझे आता भी नहीं है। तो ये जो होगा, ये क्या होगी? उसकी सेल्स कंसीडर हो रही होगी। उसके अलावा जो आपकी कॉलोनीज होती हैं, आप इनको बिजली गैस सप्लाई कर रहे होते हैं, इनके ऊपर भी आपका इनपुट टैक्स क्लेम नहीं हो सकता। एंड पे जो आपके ऑफिस इक्विपमेंट्स हैं, ऑफिस इक्विपमेंट जितने भी होते हैं, प्रिंटर, कंप्यूटर, ये इनके ऊपर भी इनपुट टैक्स क्लेम नहीं हो सकता। फर्नीचर हो गया, फिक्सचर हो गया, आप अक्सर गए होंगे मेट्रो वगैरह में, इनके रैक्स बने होते हैं, वो फिक्सचर है, वो सस्ते थोड़ी बने हुए हैं, लाखों रुपए के बने हुए हैं, उनके ऊपर भी इनपुट टैक्स क्लेम नहीं हो सकता। क्रोकरी, कटलरी, यूटेंसिल्स वगैरह, बर्तनों पे भी इनपुट टैक्स क्लेम नहीं हो सकता। बस एक होता है इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर। आप कभी भी स्टोर्स पे गए होंगे, कंप्यूटर लगा होता है नीचे, वो टिन खोलते हैं, पैसे काउंट करते हैं, फिर रखते हैं, बंद करते हैं, बिलिंग कर रहे होते हैं, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर। ये मशीनरी होती है, इसके ऊपर आप इनपुट टैक्स जो है वो क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके सवाल कर लें, फिर हम वाइंड अप करते हैं। जिसमें सवाल आए हुए हैं कि द सन एसोसिएट्स हैज़ रिसेंटली बीन रजिस्टर्ड विद द इनलैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट 1990। अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट 1990 एंड रूल्स मेड देयर अंडर क्या था? हाँ, identified documents which SA may require for claiming adjusting the input tax relating to the following activities। उसने सिंपल कहा है आइडेंटिफाई द डॉक्यूमेंट्स, सिर्फ आपने नाम बताना है। कितने नंबर का है? 5 नंबर का। ये पेज नंबर कौन सा था? ये पेज नंबर है हमारा 105। ठीक है, ऑटम 20 था, ऑटम 20 सवाल था 5 नंबर का। ये क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे ख्याल से। कितने % बच्चों के पासिंग मार्क्स आए हैं? 17 और 16 पे। ये हालात हैं और ये आपके सामने सवाल है। तो ये आई कैप फेल जान के नहीं करता, करतूते हैं, बच्चों को पता ही नहीं है। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें 17% बच्चों के पासिंग मार्क्स आए हैं, आपके सामने है। ये सवाल है, सिर्फ ये सवाल है। अब सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स में डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए? इनवॉइस हैविंग योर नेम एंड NTN। इंपोर्ट ऑफ गुड्स में गुड्स डिक्लेरेशन, और ऑक्शन में चालान
हैविंग योर नेम एंड एनटीएन, सिर्फ यही लिखना था और 5 नंबर है। उसने आइडेंटिफाई पूछा है, उसने एक्सप्लेन नहीं पूछा। अगर ये सवाल में भी बच्चों का ये हाल है ना, फिर कहते हैं हमें डिस्क्वालीफाई कैब करता है, चंगा करता है, चपेड़ा नहीं मारा थानू भाई। इस सवाल में आपके सामने है परफॉर्मेंस कि ओनली 17% स्टूडेंट्स वर एबल टू सिक्योर पासिंग मार्क्स। 2.5 नंबर आए हैं सिर्फ बच्चों के, कितने 17% के। तो ये आपके सामने है, आई कैप इस तरह के पूछता है। फिर ये सवाल है ऑटम 10 का, स्टेट द सिचुएशन वेयर अ पर्सन इज नॉट एंटाइटल्ड टू क्लेम और डिडक्ट इनपुट टैक्स अंडर द सेल टैक्स एक्ट। भाई ये लिखी हुई है, पेमेंट नॉट 100 डेज, पेमेंट कैश में आपने कर दी है, सेल्स टैक्स ऑन फेक इनवाइसेस हो गया, एग्जाम सप्लाईज हो गया, टाइम बार्ड हो गई, डिस्क्रिपेंसी वगैरह हो गई, कोई से 6 पॉइंट लिख दें। देखिए ये वाले पॉइंट आसान है, पेमेंट मेड आफ्टर 180 डेज, पेमेंट नॉट मेड थ्रू बैंकिंग चैनल, ये लिख दिया, इनवाइस के ऊपर आपका नाम एंटीएन नंबर नहीं, 3 ये लिख दो, 3 वहाँ से पकड़ लें जाकर, एग्जाम सप्लाईज हो गई, डिस्क्रिपेंसी हो गई, या गुड्स परचेज एज अ एंड कंज्यूमर आप क्लेम नहीं कर सकते। फिर स्प्रिंग 12 का है, Ms. Murd is engaged in the manufacture and sale of taxable as well as zero rate products as a tax consultant। आप लोग और consultant है, just imagine। Advise Ms. Murd on the following matters: the condition that need to be satisfied for the adjustment of input tax against the output tax liability। कौन सी condition है? अभी पढ़ा भाई, इनवाइस हो, आपका नाम हो, आपका एंटीएन नंबर हो, पेमेंट जो है वो हो डेट इज थ्रू बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट, और विद इन 180 डेज हो तो आप क्लेम कर सकते हैं। पहला सवाल का आंसर। दूसरा, एनी 7 सिचुएशन इन विच इनपुट टैक्स इज नॉट अलाउड टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। भाई अभी पढ़ा है, ये लिखी है आपके सामने, कोई सी 7 लिख दो, टाइम बार्ड हो गया, एग्जाम सप्लाईज हो गई, डिस्क्रिपेंसी आ गई है, एंड कंज्यूमर वाली गुड्स हैं, पेमेंट आपने 180 डेज के बाद कर दी है, आप कोई 7 लिख दे। और रेमेडी अवेलेबल टू हर इफ शी फेल्स टू एडजस्ट द इनपुट टैक्स इन द पीरियड इन विच इट इज़ पेड। अगर जिस महीने पे किया क्लेम नहीं कर पाई तो नेक्स्ट 6 टैक्स पीरियड्स तक वो क्या कर सकती है, क्लेम कर सकती है। उसके बाद सलीम इज रजिस्टर्ड अंडर सेल्स टैक्स एक्ट 1990 एंड इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ एक्सपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस अंडर द प्रोविजन ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990 एंड रूल्स मेड देयर अंडर। एडवाइज सलीम ऑन द फॉलोइंग मैटर्स। एनी 6 सिचुएशंस इन विच इनपुट टैक्स इज नॉट अलाउड। भाई यही पढ़ रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन सेम है। एक्सपोर्ट्स विच आर आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीरो रेटिंग, goods held for export but not exported, goods export but re-imported, export to Iran, अफगानिस्तान, चाइना, हमें पढ़ के आ चुके हुए हैं, इसको हम एक्सपोर्ट्स को रिलेटेड नहीं मानते। फिर एलिजिबिलिटी ऑफ अ रिफंड इफ इनपुट टैक्स इज पेड इन एक्सेस ऑफ आउटपुट टैक्स फॉर द मंथ, हमें पढ़ के आ चुके हैं भाई, रिफंड सिर्फ मिलता है हमें किसके अगेंस्ट, जीरो रेटेड के अगेंस्ट, उसके अलावा कभी भी रिफंड नहीं होता। वो क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ये सी और डी का जवाब हम कल देख रहे होंगे। अब ये स्प्रिंग 21 का सवाल है, आई गेस लास्ट सवाल है जो इसी में से आया हुआ है। इन द लाइट ऑफ प्रोविजन ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990 एंड रूल्स मेड देयर अंडर, ब्रीफली एक्सप्लेन एज टू द चार्जेबिलिटी, बताएं क्या इनके ऊपर टैक्स लगना है या एडजस्टमेंट ऑफ सेल्स टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट मैटर्स। क्या इनके ऊपर टैक्स लगेगा या एडजस्टमेंट होगी, उसको देखते हैं। पहला है फ्री प्रोविजन ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू कंपनी सीईओ एज पर टर्म्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। सप्लाई के डेफिनेशन का पहला पॉइंट था कि अगर कोई मैन्युफैक्चरर है, अगर वो कुछ चीज़ें दे रहा है बिजनेस यूज़ के लिए, नॉन बिजनेस यूज़ के लिए, इवन ड्राइंग्स कर रहा हो, वो क्या होती है, सप्लाई होती है, तो भाई इस पर टैक्स चार्ज होगा, ये चार्जेबल है। उसके बाद फ्री रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव पार्ट्स अंडर वारंटी, इसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। पेमेंट ऑफ मशीन फ्यूल बाय वन ऑफ द डायरेक्टर यूजिंग हिज ओन क्रेडिट कार्ड, अभी पढ़ा ये वाला पॉइंट, अपने कार्ड से पेमेंट कर दी, अब आप क्लेम नहीं कर सकते, दैट मस्ट बी मेड थ्रू बिजनेस अकाउंट होनी चाहिए थी। फिर टैक्सेबल गुड्स सोल्ड ऑन इंस्टॉलमेंट टू अ कस्टमर एट अ प्राइस इंक्लूसिव ऑफ मार्कअप, पढ़ के आ चुके हैं, मार्कअप एक्सक्लूड करना है, मार्कअप के ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होता। फिर एडवांस पेमेंट है जो आपको टैक्सेबल गुड्स की मिली है और गुड्स आपने नेक्स्ट मंथ देनी है। टाइम ऑफ सप्लाई में गुड्स अवेलेबल, डिलीवर, डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, पैसे अब मिल गए हैं, गुड्स अगले माह देनी है, तो भाई इसी महीने में क्या करेंगे, हम टैक्स चार्ज कर रहे होंगे बिकॉज पैसे मुझे इस महीने में मिल गए होंगे। फिर लोकल सप्लाईज ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कॉटेज इंडस्ट्री, ये हमने पढ़ा था कॉटेज इंडस्ट्री क्या होती है, एग्जैम्प्ट, वो टैक्स नहीं ले सकती। फिर मटेरियल परचेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, अभी पढ़ा कि अगर आपने कोई मटेरियल लिया ऑफिस बिल्डिंग के लिए, आप इसके ऊपर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। और आखिरी है, आपने इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर जो है वो ख़रीदा है, इलेक्ट्रॉनिक फिजिकल कैश रजिस्टर के ऊपर इनपुट टैक्स क्लेम किया जा सकता है। ठीक है, इसके साथ हमारा ये टॉपिक वाइंड अप होता है। कल हम देखेंगे अपॉर्चनमेंट, जो हमारी वाहिद वर्किंग है जो हम न्यूमेरिकल्स में करेंगे कि हमने अपॉर्चनमेंट करनी कैसे है। आप इसको लाजमी पढ़ के आइएगा, आप इसको बिल्कुल भी डेफर्ड ना कीजिएगा।
अगर आप इसको डिले करेंगे आपके लिए मुश्किल होगा। आपने आज फ्रेश पढ़ा है, इसको काइंडली रीड करके आएगा लाजमी, बिकॉज कल का टॉपिक का सारा कनेक्शन इसी के साथ है और कल हमारी सारा इनपुट टेक्स्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा एंड माइट बी चैप्टर ऑल्सो। हाँ बुक के एंड पे जाओ, सवाल है किसने का नहीं है पेज नंबर 400 समथिंग होगा, ये देखिए यार एंड पे हो गए सवाल।